वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश की चर्चा कर रहे थे और उनमें हमने आवेश संरक्षण के बारे में भी चर्चा की थी। उस आवेश संरक्षण की यानी कि जो गुणधर्म जो हम पढ़ रहे थे उन्हीं में दो गुणधर्म शेष थे, यानी कि दो गुणधर्म है, जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने छोड़ दी थी पिछली कक्षा में। जो आपने पिछली क्लास में जो कक्षा ली थी उसकी बात कर रहे हैं हम। तो निश्चयता का जो सिद्धांत है कि निश्चयता का सिद्धांत क्या है, आवेशों का गुणधर्म तीसरा गुणधर्म और चौथा गुणधर्म था योज्यता का नियम। स्टूडेंट हम निश्चर्यता के बारे में पढ़ेंगे कि निश्चर्यता का जो गुणधर्म है वो क्या है। आवेश संरक्षण का गुणधर्म है इस निश्चर्यता से यानी कि जो तात्पर्य निकलता है, अर्थ निकलता है, जब चर यानी चाल, चर यानी क्या होता है चलना, तो जो चाल है उसकी हम परिभाषित करेंगे कि आवेश चाल पर निर्भर कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आवेश है वो चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि उदाहरण के लिए कि यदि कोई वस्तु गतिशील है और एक वस्तु क्या है विराम अवस्था में है, तो दोनों पर ही आवेश क्या होगा समान होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति आए दौड़ के और किसी कार को हाथ लगा लिया, यानी कि 11,000 की जो लाइन जा रही है एक व्यक्ति आए दौड़ के उसका हाथ लगाएगा, तो बताओ करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चाहे उसको कोई व्यक्ति उसके नीचे खड़ा हुआ हाथ लगाएगा तो भी करंट आएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो आवेश है वो चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। आवेश विराम अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों ही कंडीशन में समान रहता है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब चाल पे निर्भर नहीं करता है। सेकंड बात यह है कि जो निश्चर्यता का नियम है, एक आपेक्षिकता की जो थ्योरी है या रिलेटिविटी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो उसमें क्या यानी कि जो कुछ कंडीशन है जिसमें एक विशिष्ट आवेश की डेफिनेशन दी गई है, वो विशिष्ट आवेश में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है Q/M है, उस विशिष्ट आवेश में ये कहा गया है यदि हम वेग में वृद्धि करेंगे तो विशिष्ट आवेश का मान घटने लगेगा। तो विशिष्ट आवेश का मान घटने लगेगा वो किसके लिए है, विशिष्ट आवेश यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी में दिया हुआ है। स्टूडेंट हम निश्चयता की जो सिद्धांत है इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, तो परिभाषा क्या है आप स्वयं बनाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, तो आप ऐसे ही परिभाषा लिखोगे। क्या है परिभाषा? आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है? चाल। तो क्या हुआ, आवेश गतिशील अवस्था में, यानी कि हम जो आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें आवेश गतिशील अवस्था और विराम अवस्था, तो विराम अवस्था और गतिशील अवस्था, तो इन दोनों में आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। स्टूडेंट्स ये हमने इसका गुणधर्म है, किसका? आवेश का गुणधर्म है। आवेश का जो तीसरा जो गुणधर्म है वो क्या है? निश्चल, यानी कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। विराम अवस्था में भी आवेश उतने होंगे या गतिशील अवस्था में भी आवेश उतने होंगे। जैसे आपने किसी पाइप को आवेश दिया, आज उसको आपने यानी कि मान लो कार है या कोई मोटर है उसमें कोई पाइप है, उसको आवेशित हो रहा है, वो गतिशील यानी कि उसको गतिशील करेंगे ना, उसमें आवेशों को गतिशील करेंगे तो भी उसमें आवेश का मान क्या रहेगा? समान रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम ये पढ़ते हैं कि जो रिलेटिविटी थ्योरी है, आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है, आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसमें द्रव्यमान के लिए एक सूत्र दिया गया है, द्रव्यमान के सापेक्ष v²/c। ये जो आपेक्षिकता सिद्धांत का फॉर्मूला है इसमें यदि v और ये जो c है ये लगभग समान हो जाएंगे तो कण का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? विराम द्रव्यमान से बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये किस प्रकार का द्रव्यमान है? विराम द्रव्यमान। ये विरामावस्था में द्रव्यमान है और ये क्या है? कण का द्रव्यमान।
तो कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब, जब V और C दोनों ही क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी से एक परिभाषा निकल के आई, वो थी विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या है, Q बटे M के अनुपात को। Q क्या है, आवेश, M क्या है, द्रव्यमान। तो आवेश तथा द्रव्यमान, आवेश यानी कि आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। लेकिन ये जो विशिष्ट आवेश है, ये इसका सूत्र है, या हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा है ये। और इसी परिभाषा से हमें ये पता चलता है कि वेग में परिवर्तन करेंगे, यदि विशिष्ट आवेश में यदि वेग में परिवर्तन किया जाता है तो विशिष्ट आवेश का मान घटने लगता है। अब आप कहोगे कि सर आप जो विशिष्ट आवेश की डेफिनेशन दे रहे हो, इसमें आप ऐसे कह रहे हो कि आवेश यानी कि जो विशिष्ट आवेश है उसकी दर घट रही है वेग बढ़ाने पर। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि आवेश विराम अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों में समान होता है। लेकिन विशिष्ट आवेश Q बटे M का जो फॉर्मूला है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन करने पर विशिष्ट आवेश का मान घटने लगता है। यदि आप आसानी से लिख सकते हो, निश्चयता का नियम क्या है कि आवेश काल पर निर्भर नहीं करता है, विराम अवस्था और गतिशील अवस्था में दोनों में आवेश का मान समान रहता है। और आकर्षकता के सिद्धांत से यानी कि जब V और C दोनों लगभग बराबर होंगे तो विशिष्ट आवेश का मान वेग बढ़ाने पर घटने लगेगा। अब इसके आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स योज्यता का नियम, यानी कि हमने निश्चयता का नियम पढ़ी है। निश्चयता का नियम पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं योज्यता का नियम। जो योज्यता का जो नियम है वो क्या है, वो हम देखते हैं। अब देखते हैं योज्यता का जो नियम है वो क्या, यानी कि नंबर 4 और नंबर जो 4 है वो है योज्यता का। स्टूडेंट ये जो योज्यता का नियम क्या है, देखो योज से बना है योग। ये योज है, इससे क्या बन गया योग, इसका मतलब आवेशों का योग। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यानी कि एक विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय में बहुत ज्यादा आवेश है, उन यानी कि काफी आवेश है, उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कुल आवेश के बराबर होता है, इसे योज्यता का नियम कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी इसकी स्टूडेंट्स, किसी भी विलगित निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव कुल आवेश के बराबर होता है। कैसे, जैसे अपने पास ये कोई विलगित निकाय, क्या ये कोई विलगित, इसमें जैसे ये आवेश, जैसे ये आवेश है Q1 Q2 Q3 और ये क्या है Q4, इस तरीके के आवेश है। तो इन सभी आवेशों का योग है, इस तरीके से जितने भी आवेश अपने पास, उन सभी का जो योग है वो कुल आवेश के बराबर है। स्टूडेंट्स इस योग को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं सिग्मा से, क्योंकि इनमें देखो प्रत्येक का योग हो रहा है, तो हम क्यों लिख के यहाँ पर I से डिनोट करेंगे, 1 से लेके कहां तक है n, तो यहाँ पर I बराबर 1 और कहां तक लिखेंगे n तक। किसके बराबर आ रहा है ये मान, कुल आवेश के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वो सदैव कुल आवेश के बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं योज्यता। और स्टूडेंट्स एक बात मेन जो ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि आप जानते हो सब कि आवेश एक अदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान भी अदिश राशि है।
लेकिन आवेश में प्लस और माइनस दोनों ही चिन्ह होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यदि अपने पास इस तरीके से आवेश है, ये अपने पास आवेश है, इन आवेशों में यदि हम योग करेंगे तो कुल आवेश का जो मान है वो 2 + 4 - 4, यानी कि जब इनको जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएंगे, ये कितने हैं माइनस के। तो 6 में से आपको कितने माइनस करने हैं 2, कितने आंसर आए 4। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि यदि किसी जैसे ये माइनस चिन्ह है बाकी में प्लस है तो हमें कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, योज्यता का नियम। अगर कूलाम तक माइनस आवेश है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। और ये क्या कंडीशन है कि योज्यता के नियम में कि विलगित निकाय में बीजगणितीय आवेशों का योग कुल आवेश के बराबर होता है। ये योज्यता का नियम था जो आपने पढ़ा है। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग योज से योग बस इतना भी लिख सकते हो आप, बीजगणितीय योग यानी आवेशों का बीजगणितीय योग कुल आवेश के बराबर होता है, ये लिख सकते हो आप। डेफिनेशन ये डायग्राम के आप, ये जो आपने जो चित्र बनाया इसके अकॉर्डिंग आप समझा सकते हो, ये थोड़ी आप लिख सकते हो। ये है योज्यता का नियम। अब स्टूडेंट्स हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और वो जो न्यूमेरिकल हैं वो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल देखने के लिए 1 मिनट आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल की चर्चा कर रहे हैं। अपने पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें ये कहा गया कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, इतना आवेशित किया जाता है कि उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और वो वस्तु क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जैसे आप जानते हो कि हमने किसी वस्तु को इतना आवेशित किया, यानी आवेशित कब होती है जब इलेक्ट्रॉन दोगे, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन इतने दिए कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। और वो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि यानी बहुत कम वृद्धि होती है वैसे, तो जो वृद्धि हुई वो क्या है डेल एम। ये जो वृद्धि कितनी है स्टूडेंट्स, आप इसमें देखो कि 9.1 एन जी, एन का अर्थ होता है नैनो और जी का अर्थ होता है ग्राम, नैनोग्राम। अब हम ये समझते हैं स्टूडेंट अच्छी तरह से कि 9.1 हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये नैनोग्राम है, तो नैनो को क्या लिखते हैं हम 10⁻⁻9 ग्राम। अब ग्राम है तो ग्राम को किस में बदलते हैं, किलोग्राम में, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल हल करो तो सभी मात्रक यानी कि जितने भी आपको मात्रक मिले उन सभी को एक ही पद्धति में लिखना है। आप जैसे ये न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इस न्यूमेरिकल में आपको सारे के सारे मात्रक किस में लिखने, किलोग्राम में लिखने, एमकेएस पद्धति में लिखने। तो आप इसको लिख रहे हो 9.1 10⁻⁻9 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 10⁻3। अब क्या आएगा यहाँ पर किलोग्राम। ये किससे आया, ग्राम से, ये किससे आया, नैनो से। टोटल क्या मान है आपके पास स्टूडेंट्स, डेल एम बराबर 9.1 × 10⁻12 किलोग्राम। ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि वस्तु को दिए जाने वाले यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं आपने उनकी संख्या ज्ञात करना। संख्या यानी आपको किसका मान ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात करना है। एन आपको ज्ञात करना है, एन क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात ये और ध्यान रखें कि किसी वस्तु को यानी कि आवेशित दे रहे हो तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, एम। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, एम कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब आप जानते हो कि वृद्धि क्या हुई है, डेल एम। तो हम इसको, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल एम इंटू एन इंटू एम। एन क्या है, संख्या, एम यानी
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और डायनामिक वर्दी कितनी। तो स्टूडेंट्स ये जो मान है 9.8 10 की घात माइनस एंड ये कितना है 9.8 गुना 10 की घात माइनस 31। स्टूडेंट्स हमें n का मान निकालना है तो ये वैल्यू हम इधर लेके जाएंगे यानी इसके बटे में लेके जाएंगे। तो 9.8 10 की घात माइनस 12 9.8 10 की घात माइनस 31 बराबर किसका मान आया n का। ये संख्या इससे कैंसिल, ये माइनस के 12 है तो माइनस के 12 तो इसमें से घट जाएंगे, यानी कि ये जो माइनस 12 इसमें से कम करेंगे, यानी कि ऐसे नहीं कि आप माइनस करोगे, यानी कि जैसे इससे कैंसिल होंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे वो हम देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कितने आ जाएंगे माइनस के 19। अब अपने पास जो मान आ रहा है वो n बराबर कितना आ रहा है 1/10 की घात माइनस 19। इसको जब हम पक्षांतर यानी ऊपर लेके जाएंगे संख्या को तो 10 की घात प्लस, तो यानी ये अपने पास किसका मान है n का मान है। हमें क्या पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो हमने ज्ञात कर लिया। तो n का मान आपने ज्ञात कर लिया आसानी से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश का मान यानी कि आवेश का मान ज्ञात करो और उसकी प्रकृति बताओ कि आवेश की प्रकृति क्या है, कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो सबसे पहले आवेश का मान ज्ञात करेंगे। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन। किसके नियम से, ये क्वांटिकत के नियम से। आप सब जानते हो E क्वांटम आवेश है। E क्या है, क्वांटम आवेश जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब आपको Q का मान आवेश का मान ज्ञात करना है। तो n का मान कितना दे रखा है 10 की घात 19 और आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप इसको हल करोगे तो इसमें जो वैल्यू है जो भी आपकी आएगी वो आप रखो। तो ये कितना जो मान आ रहा है 1.6 कूलम, आवेश का मान कितना है 1.6 कूलम है। आवेश का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब इसकी प्रकृति बताओ। प्रकृति कैसे बताओगे, आपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जब भी किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन देने पर वो वस्तु क्या हो जाती है ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि वहां पर यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप लोग तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है किसी वस्तु पर तो वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यह हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो इसलिए आप स्वयं भी बता सकते हो इसका आंसर वो क्या है, ऋणात्मक प्रवृत्ति या ऋणात्मक प्रकृति। कैसी प्रकृति है इसकी, ऋणात्मक। बोलो स्टूडेंट्स, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। वो जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो क्या है ये देखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल है अपना, एक कप यानी कि एक कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। यानी कि अपने पास एक कप है, ये कोई कप है, क्या ये कोई कप है और इस कप में हमने क्या बना रखा है, जल के अणु है। अब आपको मालूम है कि एक कप में यानी कि कप है उसमें जल डाल रखा है, तो जो जल की मात्रा है वो लगभग यानी कि इसमें 250 ग्राम तक आता है। यानी कि कप की जो मात्रा मानी गई है वो 250 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यानी कि एक कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं, हमें ये यानी कि धन और ऋण की संख्या ज्ञात करनी है। उससे पहले हम धन और ऋण की संख्या ज्ञात करें, इससे पहले हमें यह पता लगाना है कि एक कप जल, तो सबसे पहले हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि एक कप में कितने जल के अणु हैं। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, तो हम लिख रहे हैं एक कप में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वो संख्या क्या है n, और फॉर्मूला क्या है m
बटे एम इंटू एन ई। अब स्टूडेंट्स हमें एक कप में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए संख्या का जो फॉर्मूला है संख्या ज्ञात करने के लिए वो क्या है, एम बटे एम है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एम है बड़ा एम, इसको बोलते हैं अणुभार, और ये जो एम है ये पदार्थ का द्रव्यमान, यानी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 250। तो यहां पर आप क्या लिखोगे 250। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि एम अणुभार, अणुभार किसका ज्ञात करना है, जल का। तो जल का फॉर्मूला होता है H2। अब वो H2O, तो यानी कि आपको अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार यानी इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन का 1 है, इसका कितना होता है 8। लेकिन इसका द्रव्यमान 8 गुना कितना हो जाएगा 16, इसका कितना होगा 1। अब देखो यहां से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, प्लस 16 इंटू 1, क्योंकि 1 अणु है और ये कितने अणु 2 अणु है। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। 16 को कितने से गुणा करना है, क्योंकि अणु 1 है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के कितने है 2 है। टोटल मान कितना आएगा 16 कम 16 और 2, टोटल कितने हुए 18। तो इसका जो मान है वो कितना आया 18। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि यहां पर जो मान आया वो कितना आ गया 18। अब देखो 250 एम का मान है 18, और एन क्या होती है, ये अवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है निश्चित होता है, इसका मान हम पढ़ चुके हैं, पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ये जो मान है ये भी निश्चित है 6.023 गुणा 10⁻23। हमने ये मान किसका निकाल लिया, संख्या एन। क्या ज्ञात कर लिया हमने, संख्या। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितने ऋण आवेश हैं और कितने धन आवेश। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम मैं ये बता रहा हूं कि हमें 1 कप जल है। अब हमने ये निकालना है कि इसमें देखो कि यानी कि H2O है, तो H2O में H और O, तो H का जो परमाणु क्रमांक 1 है, इस H का भी 1 है, और ऑक्सीजन के कितने 8, टोटल कितने हो गए 10। तो इसमें क्या है कि जो जल के अणु है उसमें 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही क्या है इलेक्ट्रॉन है। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10 है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, और अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन, ये फॉर्मूला। अब यहां पर सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि एन की जो वैल्यू है वो हम इस एन के सापेक्ष रखेंगे। तो इस एन के सापेक्ष रखेंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन और लेके चलेंगे, हम इसमें 10 प्रोटॉन और लेके चलेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स 250 बटे 18 इंटू 6.023 गुणा 10⁻23 इंटू में क्या लिख रहे हैं हम 10। 10 क्यों लिख रहे हैं, 10 यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है। किसकी संख्या है 10 यहाँ पर, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन बोल दो या इलेक्ट्रॉन, क्यों, हमने पढ़ा परमाणु क्रमांक की प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो आवेश है वो कितने हैं 10 है। अब इसके बाद ई का मान कितना है, आप जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻19। अब देखो स्टूडेंट्स हम इसको यानी कि 23 और ये -19, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पर केवल अपने पास जो मान आएगा वो 250, 18, 6.023 और ये कम करेंगे इसमें 10⁻23 है और ये 10⁻−19। तो यहाँ पर जो घाते हैं वो कितने बचेंगे, वो 3, तो ये एक्स्ट्रा है सीधा सा, और इसमें एक और एक्स्ट्रा है तो 10⁻4 एक्स्ट्रा होगा और 10 1.6। स्टूडेंट्स घात देखो 10⁻4 और ये एक इसकी एक घात मानी जाएगी, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। अपने पास जो मान आ रहा है यानी कि जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग जो भी मान आएगा वो अपने 1.37 इंटू 10⁻7 ये लगभग आएगा। यानी कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है
और बिना कैलकुलेशन के हमें कोई भी आंसर नहीं लिखना है। इसलिए विशेष ध्यान रखना। तो इस पर आवेशों की जो संख्या है धन या ऋण आवेश होंगे वो कितने होंगे 1.7 × 10⁻7 कूलम होंगे। स्टूडेंट्स इस बात का आप ध्यान रखना कि एक कप होता है, कप में जल है, जल की मात्रा कितनी है 250 ग्राम, और 250 ग्राम है इसमें जल लिया तो जल के अणु क्या है, जल के अणु जल का जो रासायनिक सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है H2O है। H2O में HO ऑक्सीजन कितना है, परमाणु क्रमांक 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई 10 हुई। तो जल के अणु में प्रोटॉन की संख्या 10 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 10। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को यहां नोट किया है। ये जो 10 लिया हमने किसके लिए लिया है, ये प्रोटॉन की संख्या। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल को हल करेंगे। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है और आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या है स्टूडेंट्स, कूलम के नियम के बारे में जानेंगे कि कूलम का नियम है क्या चीज। तो कूलम वैज्ञानिक है, यानी कि सबसे पहले हम कूलम के नियम को परिभाषित करेंगे, फिर उसके बाद में हम समझेंगे इसको कूलम का नियम। देखो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, 1785 में ये नियम प्रतिपादित किया गया है और किसकी सहायता से, यानी कि हम कह सकते हैं एटन बल आता है ना, एटन, तो एटन तुलना का परिणात्मक प्रयोग है, परिणात्मक प्रयोग से ये नियम दिया गया, यानी कि 1785 में दिया गया, एटन तुलना के परिणात्मक अध्ययन से दिया गया है। लेकिन नियम क्या है, क्योंकि अपने सिलेबस में तो इतना ही है कूलम का नियम क्या है, तो वो नियम ये है दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि आवेश प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो इसलिए जो नियम है वो क्या है, दो स्तर आवेश, यानी कि आवेश कैसे है स्तर है, ये Q1 और Q2 क्या है स्तर आवेश है, या हम इसको बिंदुवत भी ले सकते हैं, बिंदुवत आवेश भी हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखो इनके मध्य दूरी क्या है R है, और इन पर एक दूसरे पर जो बल लग रहा है वो क्या है, वो है F। Q1 Q2 पर बल आरोपित कर रहा है और Q2 किस पर आरोपित कर रहा है, Q2 Q1 पर और Q1 Q2 पर, तो जो बल आरोपित कर रहा है वो F है। तो कूलम का जो नियम है वो क्या है स्टूडेंट्स, दो स्तर आवेश। आप इस फॉर्मूले से डेफिनेशन लिखोगे, क्या लग रहा है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये आकर्षण बल भी अनुभव करता है, ये दोनों की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो आकर्षण बल भी लग सकता है इसमें और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। हम लिखेंगे दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है किनके, दोनों ही आवेशों के गुणनफल की। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके मध्य दूरी क्या है, डी से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन हमने आर से भी नोट किया, तो हम क्या कहेंगे समानुपाती होता है तथा उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो कूलम का जो नियम है वो इस तरह आवेशों के लिए लागू होता है, दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
तथा 20 की दूरी के वर्ग के व्यक्तमानुपाती होता है। तो आपने इसमें जो लिखा है वो आप थ्योरेटिकल लिखा है, लेकिन आप डेरिवेशन के रूप में लिखोगे तो F समानुपाती क्या लिखोगे, Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, और F व्यक्तमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर क्या है 2। आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से देखोगे आप लोग तो क्या आएगा आपके पास F समानुपाती Q1 Q2, क्योंकि दोनों ही बल के समानुपाती है कि नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम इसका समानुपाती, ये कोई नियतांक समानुपाती है तो नियतांक है, इसको हम हटाएंगे तो F के Q1 Q2 बटे में r²। क्यों समानुपाती नियतांक, यानी ये समानुपाती है, इसको तो हटाना पड़ेगा हमें, और जिसका नियम दे रहे हैं उसी का ही नियतांक लगाना पड़ेगा। तो जब हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, क्या नाम है उसका, कूलाम का नियम है, तो नाम क्या होगा के का, कूलाम नियतांक। अब स्टूडेंट्स मेन बात ये है कि जो कूलाम नियतांक है इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये जो मान है गणितीय कैलकुलेशन में, इसका एक और मान है 1/4πε0 भी है इसका। और आपको ये भी बता देते हैं जो कूलाम है, जो नियतांक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये हर चीज के लिए लागू नहीं हो सकता, इसलिए इसकी कुछ निर्भरताएं हैं जो डिपेंड करता है ये किसी माध्यम पर। यानी कि तो ये हो गया इसका माध्यम, माध्यम की प्रकृति कैसी है, जैसे F sin 0 है ना, तो मान लो आपने ये लिख दिया गलती से, तो ये चेंज हो गया ना इसका माध्यम, तो इसका मतलब ये माध्यम पर निर्भर कर सकता है, आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन, इसकी मापन पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति, मापन की पद्धति। जैसे माइक्रो कूलाम है, आपने कूलाम में गलती से लिख दिया तो आपका मान है वो क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए के नियतांक है वो किस पर निर्भर करता है, मापन की पद्धति पर। जैसे आपने कोई मात्रक ली, सेंटीमीटर से मीटर में ले ली, लिखने थे आपको मीटर में, और आप लिख रहे हो किसमें, सेंटीमीटर में लिख रहे हो, तो जैसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या होगा, आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तब एमपीएस पद्धति के मात्रक काम में आते हैं। इसलिए हमने इसकी निर्भरता पढ़ ली, के का मान ज्ञात कर लिया। और जो कूलाम नियम है इसमें देखो r², तो ये ध्यान रखना कि किसके, यानी कि जैसे F और r दोनों में संबंध क्या है, व्यक्तमानुपाती का है, तो इसका जो ग्राफ है वो व्यक्तमानुपाती बनेगा। लेकिन यदि ये ग्राफ 1/r² के मध्य F और 1/r, तो इसका क्या होता है, समानुपाती। लेकिन कई स्टूडेंट इस चीज को नहीं देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि r लिखा और r लिखते ही वो सोचते हैं कि व्यक्तमानुपाती ग्राफ बनता है, और वो कैसा ग्राफ बना देते हैं, ऐसे ग्राफ बना देते हैं। लेकिन 1/r है और ये इसका संबंध क्या है, इसके समानुपाती है 1/r²। तो इसके लिए ग्राफ भी कैसा बनेगा, समानुपाती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलाम नियम की परिभाषा।